वेलकम टू एसपी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपी स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज रिवीजन, जिसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और आप सभी के लिए मददगार साबित होगा आज की ये क्लास। तो आप पूर्णतः समझ गए होंगे कि अब जो आपकी क्लास होने वाली है, इस क्लास में हम चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक यूनिट के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनका डिस्कशन होगा। साथ ही साथ जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना है, उन प्रश्नों का डिस्कशन भी होगा। ठीक है, यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर, हर चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनका डिस्कशन होगा। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का भी डिस्कशन क्लास में होगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इतनी बात समझ आ गई। दोस्तों जैसा कि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को इस क्लास में कवर किया जाएगा चैप्टर वाइज चैप्टर। दोस्तों ये पूरी तरह से आपकी रिवीजन क्लास होगी और इसके पहले जो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा फास्ट क्लास होगी। इसमें केवल और केवल रिवीजन कराने का पर्पस है कि आप सभी लोग सभी प्रश्न से अवगत हो जाएं, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप ऐसा कोई प्रश्न ना रहे जिससे आप अवगत ना रहे हों, कोई भी ऐसी टॉपिक रहे जिससे आप अवगत ना हों। ठीक है, इसी पर्पस से मैं ये क्लास चला रहा हूँ। इसीलिए इस क्लास का जो नाम दिया गया है वो दिया गया है महासंग्राम रिवीजन क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके प्रत्येक चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी का डिस्कशन इस क्लास में किया जाएगा। दोस्तों जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके और आप सबके द्वारा थोड़ा सा मुझे भी मदद मिले। आप लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करिए और चैनल पर सब्सक्राइबर थोड़ा सा बढ़ाइए। और आपके पास अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन क्लास का प्राप्त होता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्लास जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित की जा रही है, यानी नई शिक्षा नीति के तहत ये क्लास स्टार्ट की जा रही है, जिसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके क्लास का टाइमिंग है रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। साथ ही साथ फिजिक्स की क्लास रोज़ रात 9 बजे होगी और अब बॉटनी की क्लास आपकी सुबह 6 बजे नहीं संचालित हो पाएगी, क्योंकि सभी बच्चे जिनको भी बॉटनी पढ़ना है, बॉटनी और जूलॉजी के जितने भी छात्र हैं वो लोग कमेंट करके बताइए कि क्लास का टाइमिंग क्या रखा जाए, क्योंकि सुबह 6 बजे क्लास का टाइमिंग था। सभी लोग क्लास के टाइमिंग पर नहीं आ पाते हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके कमेंट के आधार पर आपकी क्लास संचालित की जाएगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी कि आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल बल। आपका जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। हिंदी में इसे कहते हैं आणविक ध्रुवीयता तथा दुर्बल बल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके इम्पॉर्टेंट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए, जो आपका एग्जाम में पहला प्रश्न आ सकता है वो आ सकता है रिजोनेंस, जिसे हम कहते हैं अनुनाद। क्या कहते हैं हिंदी में? अनुनाद कहते हैं। तो पहला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अनुनाद क्या है, और साथ ही साथ ये भी पूछा जा सकता है कि अनुनाद ऊर्जा क्या है। ठीक है, दो चीज़ पूछी जा सकती है, अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा। तो आप सबसे पहले तो अनुनाद जान लीजिए, फिर अनुनाद ऊर्जा क्या है उस पर बात करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, तो रिजोनेंस क्या है? रिजोनेंस इज ए मेंटल एक्सरसाइज विच इन द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग दैट डिस्क्राइब द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन मॉलिक्यूल। यानी कि अनुनाद एक मानसिक व्यायाम है जो
बंध के संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निरूपण करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि ये अपने साथ जो है मल्टीपल लुईस स्ट्रक्चर शामिल करता है, यानी कि लुईस संरचना, बहुत सारी लुईस संरचना को ये शामिल करता है। When the combined represent the full electronic structure of molecule, यानी कि जो अनुनाद है, बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अनुनाद को। अनुनाद कहा गया है कि ये क्या है, एक मानसिक व्यायाम है जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सिद्धांत के साथ अणुओं के इलेक्ट्रॉन का निरूपण करता है। क्या करता है, निरूपण करता है। इतनी बात समझ में आ गई। और इसमें यानी रिजोनेंस में बहुत सारे लुईस यानी कि लुईस स्ट्रक्चर शामिल हैं, और जब ये लुईस स्ट्रक्चर आपस में कंबाइन हो जाते हैं यानी आपस में जोड़ दिए जाते हैं तो क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी मॉलिक्यूल की समस्त संरचना प्रदर्शित हो जाती है जब ये लुईस स्ट्रक्चर आपस में मिल जाते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं अनुनाद। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं ओजोन। ओजोन का क्या होता है, O3। अब इसकी संरचना अगर हम बनाएं ओजोन की, अगर हम स्ट्रक्चर ओजोन का बनाएं तो किस प्रकार से बनेगा, ओजोन का स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, इसमें कितने रहेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या बनता है, ओजोन का रिजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें इसके जितने भी यानी ओजोन मॉलिक्यूल के समस्त गुणों की व्याख्या इस प्रकार से हो पाती है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसे और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ओजोन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से कर देंगे और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि विभिन्न लुईस स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये लुईस इलेक्ट्रॉन हैं जो आपस में कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। रिजोनेंस अनुनाद के बारे में समझ में आ गया। और अगर अनुनाद पर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए, देखिए ये आपको केवल मैं रिवीजन क्लास में लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो चैनल पर जा करके रिजोनेंस मैंने अच्छे से समझाया है, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, हिंदी में समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए हिंदी में क्या होता है कि अनुनाद एक मानसिक व्यायाम है जो बंध के संयोजकता बंध सिद्धांत के साथ अणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन का निरूपण करता है, जिसमें क्या होते हैं कि लुईस संरचना के बहुत सारे निर्माण भी शामिल होते हैं। लेकिन जब वे आपस में जुड़ जाते हैं तब उस अणु की, जिस अणु में वो लुईस स्ट्रक्चर उपलब्ध होते हैं, उस अणु की संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यही है आपका रिजोनेंस। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर आपके प्रश्न, आपके पेपर में दूसरा प्रश्न जो बन सकता है आपके पहले चैप्टर से, वो बन सकता है फॉर्मल चार्ज को लेकर के। फॉर्मल चार्ज को लेकर के बन सकता है कि आखिर में फॉर्मल चार्ज क्या होता है। चलिए सभी लोग बताएंगे फॉर्मल चार्ज के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों इसका मैंने विस्तृत आप लोग को बता दिया है। फॉर्मल चार्ज मतलब होता है औपचारिक आवेश। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं औपचारिक आवेश कहते हैं। सभी लोग क्लास के टाइम पर आ जाया करिए। ठीक है, औपचारिक आवेश इसे कहते हैं। हिंदी में औपचारिक आवेश क्या होता है, यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज कहते हैं और हिंदी में कहते हैं औपचारिक आवेश। अब हम समझते हैं कि औपचारिक आवेश होता क्या है। देखिए, एवरी एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी कि प्रत्येक एटम होते हैं, प्रत्येक जो मॉलिक्यूल है, एवरी एटम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि प्रत्येक मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के अपभ्रंश द्वारा घिरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन के अपभ्रंश द्वारा, जैसे देखिए कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए जाए O3। ठीक है, अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो
O जो है एटम है, अब ये मालिक्यूल O3, ये तो अभी तो एटम है लेकिन O3 जब मिल गया तो ये क्या है, ये मालिक्यूल हो गया। लेकिन अलग जब ऑक्सीजन निकाल दे तो एक एटम हो गया। तो प्रत्येक एटम के जो किसी भी अणु के जो प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश से घिरे होते हैं, ठीक है। इट इन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ सेम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर एडेड, देन इट इज एक्वायर ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, and if charge is reduced then it is acquire a positive charge. These charge are called फॉर्मल चार्ज। अब थोड़ा सा विस्तृत जानकारी इस पर कर लेते हैं। देखिए फॉर्मल चार्ज के बारे में मेरे प्यारे मित्रों मैंने आपको क्लास दे दिया है, फॉर्मल चार्ज आप वहाँ से समझ लीजिए। मैं केवल और केवल इस क्लास में आप लोग को क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ रिवीजन मोड में, जो इम्पोर्टेंट है उसको बताते हुए चल रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, बता दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर कवर करिए, कैनल पेपर जाइए, सर्च करिए और वहाँ से आपको मिल जाएगा क्लास का थ्योरी की प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको लिखा मिल जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर थ्योरी क्लासेस, उसमें आपको फॉर्मल चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं औपचारिक आवेश। तो औपचारिक आवेश मैंने आपको बताया कि किसी भी अणु के जो प्रत्येक परमाणु होते हैं वो कुछ अपभ्रंश इलेक्ट्रॉन द्वारा घिरे होते हैं, और जब इन इलेक्ट्रॉनों का अपभ्रंश अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग हो जाता है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और जब ऋणावेश आ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की जब कमी हो जाती है तो उन पर क्या होता है, धनावेश आ जाता है। ये इसी प्रकार से जो फिनोमेना है उसी को हम क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश कहते हैं। अब हम समझते हैं, ठीक है। द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑल एटम्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज प्रेजेंट ओवर द मॉलिक्यूल और आयन, यानी कि किसी भी अणु अथवा आयन के, यानी द सम ऑफ फॉर्मल चार्ज यानी किसी भी अणु अथवा आयन के समस्त परमाणु के जो फॉर्मल आवेश होते हैं वो क्या होते हैं, उन परमाणुओं के योग के बराबर होते हैं, यानी उस अणु के आयन के बराबर होते हैं, यानी कि जो उनमें कुल मिलाकर के जो आयन, जैसे यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव आयन जो यहाँ पर उपलब्ध विद्यमान रहता है वो आवेश के बराबर होता है, वो उस आवेश के बराबर होता है। हम किस प्रकार से फॉर्मल चार्ज फाइंड करते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए द फॉर्मल चार्ज ऑफ एनी आइटम कैन बी कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। देखिए फॉर्मल चार्ज यानी कि औपचारिक आवेश का फार्मूला होता है, और इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी एटम की जो है औपचारिक आवेश ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज बराबर क्या होता है, सभी लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी आपसे एग्जाम्पल में पूछ लेता है, आपसे आपके सेक्शन 2 में पूछ लेगा कि CH4 का औपचारिक आवेश ज्ञात कीजिए, फॉर्मल चार्ज, फाइंड द फॉर्मल चार्ज CH4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस प्रकार से पूछ लेगा, तो इसलिए फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आप ध्यान से देखेंगे। फॉर्मल चार्ज यानी औपचारिक आवेश बराबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल ऑफ नेचुरल एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल इन नेचुरल एटम। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, उपस्थित होना चाहिए बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन में, जितने भी नेचुरल एटम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उनकी संख्या, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी नॉन बॉन्डेड हो, बॉन्डेड ना हो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो, प्लस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड हैं। देखिए अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल नेचुरल एटम माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड एटम प्लस नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, इसी के बेस पर हम निकालते हैं औपचारिक आवेश। जैसा कि हम मान लेते हैं कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का फाइंड करना है औपचारिक आवेश, जैसे मान लिया जाए कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को ले लेते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये आने की संभावना। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं NH4 को, क्या ले लेते हैं NH4। अब NH4 का हम स्ट्रक्चर बना लेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये है NH4 का स्ट्रक्चर। अब हम इसमें औपचारिक आवेश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, NH4 का
औपचारिक आवेश हमें ज्ञात करना है प्रत्येक हाइड्रोजन एटम का, प्रत्येक हाइड्रोजन एटम का आप लोग को ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, फॉर्मूला चार्ज का ये दिया गया है। तो अब सबसे पहले आपको बात किया जाए NH4 की, तो सबसे पहले इसमें आपको देखना क्या है, सबसे पहले देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस सेल। बैलेंस सेल में यानी हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, माइनस लगा देंगे। और अब दूसरा क्या आपको देखना है, दूसरा दिया गया है कि नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड। देखिए अगर हम यहाँ पर बनाते हैं स्ट्रक्चर तो नंबर ऑफ बॉन्डेड नॉन बॉन्डेड एटम है, इसमें डबल बॉन्ड कहीं पर है नहीं है ना, यहाँ पर दूसरी संख्या तो ये जुड़ा नहीं। अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन जुड़ा होता तब ये क्या होता, नॉन बॉन्डेड एटम की संख्या क्या हो जाती, 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पर नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर नॉन बॉन्डेड यानी कि NH4 में जो नॉन बॉन्डेड एटम की संख्या है वो कितनी होगी, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा, नॉन बॉन्डेड का 0 होगा। तो अब हम ठीक एक बार फिर से आपको बता देते हैं NH4 का किस प्रकार से निकालना है। तो आपको सबसे पहले प्रत्येक हाइड्रोजन एटम का क्या देखना है, प्रत्येक हाइड्रोजन में देखना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो प्रत्येक हाइड्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1 है। दूसरी बात आपको देखना नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें NH4 के स्ट्रक्चर में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर आपको देखना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें कोवैलेंट बॉन्ड आपको फाइंड करना है, तो कोवैलेंट बॉन्ड किस प्रकार से फाइंड करेंगे, जल्दी से आप बताइए। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में मैंने बता दिया है, तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी बनेगी, 1 बनेगी, ये मैंने निकालने के लिए भी बता दिया है, ठीक है। तो आप अब फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर 1 माइनस 0 प्लस 1 यानी कितना आ गया, यहाँ पर जो टोटल आया वो कितना आ गया, 0, यानी औपचारिक आवेश क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब हम नाइट्रोजन एटम के लिए अगर निकालें, अगर हम नाइट्रोजन एटम के लिए निकालें, यहाँ पर जो फॉर्मल चार्ज आया NH4 में वो हाइड्रोजन एटम के लिए क्या आया, हाइड्रोजन एटम के लिए 0 आया। लेकिन अगर हम नाइट्रोजन एटम के लिए निकालें तो नाइट्रोजन एटम के लिए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। तो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और बॉन्डेड एटम की संख्या 0 हो जाएगी। कोवैलेंट बॉन्ड की संख्या कितनी होगी, इसमें 4 होगी। नाइट्रोजन में कोवैलेंट कितने बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड 7 संयोजक बंध 4। अब आप इसको फिर इनका फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए, तो फॉर्मल चार्ज 5 माइनस 0 प्लस चार्ज यानी कितना आएगा, कितना आ गया यहाँ पर आएगा कुल मिला के 1 आएगा, ठीक है। तो अगर हम NH4 में, ठीक है, अगर हम NH4 में N का औपचारिक आवेश निकालें तो औपचारिक आवेश 1 आएगा, हाइड्रोजन का निकालते हैं तो 0 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से औपचारिक आवेश फाइंड करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, इस फार्मूले को आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए औपचारिक आवेश को एक बार हिंदी में भी बता देते हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। औपचारिक आवेश किसी भी अणु का प्रत्येक परमाणु, किसी भी अणु का प्रत्येक परमाणु कुछ इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। इस इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश में यदि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग हो जाए, क्या हो जाए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग हो जाए। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं H2O, लेकिन इसमें क्या हो जाए कि इस मॉलिक्यूल में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का योग 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, तो उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर Cl आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंतरिक ऋणावेश आ जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर, इलेक्ट्रॉन की जब भी कहीं कमी होती है तो वहाँ पर प्लस चार्ज आता है। लेकिन जब आवेश यानी यहाँ पर औपचारिक आवेश की बात की गई, फॉर्मल चार्ज में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन जबकि
जैसा आप लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, ठीक है, आंशिक धनावेश आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मल चार्ज में क्या होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। ये आवेश जो हैं वो औपचारिक आवेश कहलाते हैं। किसी अणु अथवा आयन के समस्त परमाणुओं के फॉर्मल आवेश का योग उस अणु अथवा आयन पर विद्यमान कुल आवेश के बराबर होता है, ठीक है। इस सारी चीज़ों को आप लोग को तैयार करना है, याद करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी चैनल फर्स्ट और वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। मैं इतनी मेहनत से आप सबके लिए वीडियो लाता हूँ और आप लोग का फ़र्ज़ है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, तीसरा प्रश्न है व्हाई द पोलराइजिंग पावर ऑफ Cu+ इज ग्रेटर देन Na+, यानी कि Cu+ की ध्रुवण क्षमता Na+ आयन से अधिक क्यों है, इस पर हमें बात करना है। तो सबसे पहले हम पोलराइजिंग पावर क्या है इसको जान लेते हैं। पोलराइजिंग पावर के बारे में मैंने आप लोग को बताया भी है कि पोलराइजिंग पावर क्या होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पोलराइजिंग पावर की बात किया जाए, जैसे होता क्या है इसमें, पोलराइजिंग पावर में क्या होता है, इसे हम कहते हैं ध्रुवण शक्ति। क्या कहते हैं, ध्रुवण शक्ति कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब एक धनायन और एक ऋणायन, जैसे एक धनायन है और एक ऋणायन एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के समीप आते हैं और धनायन ऋणायनों के अपभ्रंश को, यानी जो धनायन है ये ऋणायन के जो अपभ्रंश हैं, जैसे यहाँ पर क्लोरीन मान लेते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर प्रदर्शित हैं, तो उनको क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करने लगते हैं, यानी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने लगेगा। तो एक उसमें क्या होगा कि उसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। कहाँ पर, इस सिस्टम में, यानी इस पूरे प्रोसेस में जो स्थिर विद्युत बल का आकर्षण उत्पन्न होगा और उस पर जो बल कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, उसके नाभिक के प्रति ध्रुवण कहलाएगा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे इसमें कह रहा है कि जब एक पॉजिटिव चार्ज हो एक निगेटिव चार्ज हो और वो दोनों आपस में एक दूसरे के नज़दीक आए, तब होता क्या है, जो यहाँ पर निगेटिव आयन है इसके जो अपभ्रंश इलेक्ट्रॉन हैं वो धनायन की तरफ क्या करेंगे, आकर्षित करने लगते हैं। और जब आकर्षित करने लगते हैं तो जो ऋणायन के धनायन का अपभ्रंश है उनको अपनी तरफ क्या करता है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन अपभ्रंश को धनायन जो बन रहेगा वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा और उसमें एक वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाएगा। जब ऐसा प्रोसेस होगा तो यहाँ पर एक वैद्युत आकर्षण बल यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा और इसी समय एक और बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, धनायन व ऋणायन के नाभिक के मध्य का प्रतिकर्षण बल। और इन दोनों बलों के संयुक्त प्रभाव को हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है। तो ये है पोलराइजिंग पावर। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हमें देखना है कि Cu+ की जो ध्रुवण क्षमता होती है वो Na+ से अधिक क्यों होती है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए आंसर आप लोग क्या करेंगे, देखिए दिया गया स्मॉलर द कैटायन विथ द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर। इसमें बताया गया है कि धनायन की जो ध्रुवण शक्ति है उसके आकार और आवेश के घनत्व पर निर्भर करती है। ये ध्रुवण शक्ति है, ये जो पोलराइजिंग पावर है वो धनायन के आकार और उसके आवेश के घनत्व पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर मान लिया हमने हाइड्रोजन दे दिया, ठीक है, हाइड्रोजन।
अब जो धनायन यानी कि जो पोलराइजिंग पावर है, तो ये इसके शेप यानी इसके शेप और इसके जो घनत्व हैं, इसके आवेश का जो घनत्व है उस पर निर्भर करेगा इसका यानी कि इसका पूरा जो ध्रुवण प्रक्रम है वो पूरी तरह से इसके शेप और इसके आवेश पर क्या करेगा, निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, दिया गया है कि एट द Cu प्लस आयन इज स्मॉलर देन Na प्लस आयन एंड दस द चार्ज डेंसिटी ऑफ Cu प्लस, यहाँ पर Cu प्लस होगा, आयन इज ग्रेटर देन Na आयन रिजल्टिंग इन मोर पोलराइजिंग पावर Cu आयन देन द कैटायन। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये इंग्लिश में हिंदी मीडियम को थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा होगा। इसमें पूरी तरह से जो कहानी है ये बताया ये जा रहा है कि ये Cu प्लस आयन है, ये Na प्लस आयन से जो इसकी पोलराइजिंग पावर है वो अधिक इसलिए होती है क्योंकि जो धनायन की ध्रुवण शक्ति है उसके आकार और उसके आवेश के घनत्व पर निर्भर करती है। यानी कि Cu प्लस के जो धनायन की ध्रुवण शक्ति है उसके आवेश और उसके घनत्व पर निर्भर करेगी। ठीक है, और अगर हम बात कर लें जैसे अधिक धनात्मक आवेश वाला धनायन, जैसे अधिक धनात्मक आवेश यहाँ पर Cu प्लस है और Na प्लस है। अब इसमें कहा जा रहा है कि अधिक धनात्मक आवेश वाला धनायन जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें छोटा कौन है, सभी लोग जल्दी से बताइए। यानी कि अधिक धनात्मक आवेश वाला धनायन, अधिक धनात्मक वाला आवेश वाला धनायन जितना छोटा होगा उतना ही अधिक उसकी पोलराइजिंग पावर होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, चूँकि Cu प्लस आयन Na प्लस आयन से छोटा है, Cu प्लस आयन जो होता है वो Na प्लस आयन से क्या होता है, छोटा होता है, और इसीलिए Cu प्लस आयन का आवेश घनत्व जो होता है वो अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, Na प्लस की आयन की तुलना में Cu प्लस आयन का ध्रुवीकरण अधिक होता है। ठीक है, यानी कि Cu प्लस आयन, इसमें बताया क्या गया था, इसमें बताया गया था कि धनायन की ध्रुवण शक्ति उसके आवेश के आकार पर निर्भर करती है। जितना अधिक धनात्मक यानी कि अधिक धनात्मक आवेश वाला धनायन जितना छोटा होगा, यानी जितना ही छोटा होगा जितना ही जो एटम छोटा है उतना ही अधिक उसकी क्या होगी, पोलराइजिंग पावर होगी। तो यहाँ पर Cu छोटा है Na से, तो इसीलिए Cu की क्या होगी, पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है, पूछा गया है एक्सप्लेन द फजांस रूल। भाई फजांस भाई साहब का जो नियम है वो मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। फजान भाई साहब ने जितने भी नियम बताए हैं, इनके नियम में होता क्या है, इन सब के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। तो आप लोग एक बार फजान भाई साहब के नियम को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जा कर के वो वीडियो कवर कर दीजिएगा। इसमें मैं आपको केवल बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताते हुए आगे बढ़ूँगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं फजांस का नियम। When two oppositely charged ions approach each other closely, the electron cloud of anion attract to the cation, as the result of which electron density increase between them and bond become partially covalent। मेरे प्यारे मित्रों, इसमें बताया गया है कि when दो अपोजिट चार्ज, दो विपरीत आवेश के आयन एक दूसरे के अप्रोच, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और वो क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली होते हैं। यानी कि जब दो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन में धनायन की तरफ क्या होते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, और धनायन की अपेक्षा जो ऋणायन का आकार होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, और जब
ऋणायन के इलेक्ट्रॉन मेघ धनायन की तरफ आकर्षित करेंगे, यानी कि क्या होगा कि जब आकर्षित करेंगे तो दोनों आयनों के बीच का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ संकुंचन करने लगेंगे, इनके पास बढ़ने लगेंगे, तो दोनों आयनों के बीच के जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे बंध में कुछ कोवैलेंट बॉन्ड का लक्षण आ जाएगा, यानी कुछ सहसंयोजी लक्षण आ जाएगा। और क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें पूर्णतया धंस जाएंगे और इसका आकार जो है वो क्या करेंगे, बदल देंगे। कुछ इस प्रकार से आकार इनका बनेगा, कुछ इस प्रकार से इसका आकार बन जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसका आकार बन जाएगा। इसी को हम फजान रूल कहते हैं। ठीक है, Fajan in 1924 gave the Cartesian rule with the help of which it is possible to know condition under the electrocovalency passes into covalency. These rules are called Fajan's rule। यानी कि 1924 में फजान भाई साहब ने जो नियम दिया उसकी सहायता से हमें ये पता लगाना तो संभव हो गया कि अगर कोई एक वैद्युत सहसंयोजी बंध है तो वो किस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड में परिवर्तित होता है। ये किसकी सहायता से पता लगता है, ये हमें फजान भाई साहब ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोकोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड में किस प्रकार से कन्वर्ट होता है। इन सभी जानकारी की चर्चा, इन सभी रूल के बारे में एक फजान भाई साहब ने एक नियम दिया जिसे हम फजान रूल के नाम से जानते हैं। चलिए, जब फजान भाई साहब के नियम को समझ लेते हैं हिंदी में भी। जब दो विपरीत आवेश वाले आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो ऋणायन के जो इलेक्ट्रॉन मेघा धनायन की तरफ आकर्षित होने लगते हैं, जिससे दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो घनत्व होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है, बढ़ जाता है, जिससे बंध में कुछ सहसंयोजी लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ सहसंयोजी लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। फजान ने इसीलिए 1924 में ये नियम दिया और बताया कि किन्हीं भी दिशाओं में, किसी भी दिशाओं में वैद्युत सहसंयोजी बंध जो सहसंयोजक बंध में परिवर्तित होते हैं, इसका हम फजान्स रूल के नियम से यानी फजान्स रूल की मदद से हम इसको जानते हैं। ठीक है, इतनी बात फजान भाई साहब ने बताई थी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डाइपोल मूवमेंट की। इससे हम डाइपोल मूवमेंट आखिर में क्या होता है इसका मैंने विस्तृत क्लास आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग डाइपोल मूवमेंट कवर करिएगा, एक बार तैयार कर लीजिएगा। अगर आप ये क्लास भी देख लेते हैं तो डाइपोल मूवमेंट पूर्णतः आपको तैयार हो जाएगा। देखिए, डाइपोल मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या है इसकी बात कर लेते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इट इज डिफाइंड एज पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl, H2O हैव द सेंटर ऑफ चार्ज आर कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। यानी कि पोलर मॉलिक्यूल यानी इस प्रकार के मॉलिक्यूल HCl, H2O जिनके पास सेंटर चार्ज होता है और पोलर मॉलिक्यूल अगर हैं तो वो क्या कहलाते हैं, डाइपोल मूवमेंट कहलाते हैं। इतनी बात तो एक बात अगर एक शब्द में एक वर्ड में आपको बताना हो डाइपोल मूवमेंट तो आप बता दीजिए द पोलर मॉलिक्यूल लाइक HCl, H2O हैव द सेंटर चार्ज इट इज कॉल्ड द डाइपोल मूवमेंट। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा, इन डाइपोल मूवमेंट बेसिकली डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। यानी डाइपोल मूवमेंट में बेसिकली हमें क्या डिस्क्राइब करना होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर इन कोवैलेंट कंपाउंड। यानी कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में हमें आयनिक करेक्टर, डाइपोल मूवमेंट में बेसिकली होता क्या है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड की आयनिक
करेक्टर यानी कि आयनिक करेक्टर फाइंड किया जाता है किसी भी कंपाउंड यानी कोवैलेंट कंपाउंड की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, डाइपोल मोमेंट डिफाइन द कोवैलेंट कंपाउंड है पोलर एंड नॉन पोलर। डाइपोल मोमेंट के द्वारा हमें ये पता लगता है कि कौन सा कंपाउंड पोलर है और कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 फैक्ट्स आपके समझ में आ गए तो आपको डाइपोल मोमेंट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। चलिए अगले फैक्ट की बात करते हैं। डाइपोल मोमेंट का सिंबल क्या होता है? डाइपोल मोमेंट का सिंबल जो होता है वो वेक्टर p भी होता है और वेक्टर म्यू भी होता है। वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर म्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। तो वेक्टर देखिए जो डाइपोल मोमेंट का सिंबल होता है वो क्या होता है? वेक्टर p और वेक्टर म्यू होता है। कहीं कहीं हम वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं, कहीं कहीं वेक्टर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पर वेक्टर p होगा। द फार्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट इज, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होगा? वेक्टर म्यू इक्वल टू q इंटू डी होगा। इसका फार्मूला, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? वेक्टर म्यू इक्वल टू q इंटू डी, जहाँ पर q क्या है? q इज द चार्ज ऑफ एनी एटम, यानी कि जहाँ पर q क्या है? चार्ज ऑफ एनी वन एटम, और d क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो फार्मूला पूर्णतः आपको लर्न होना चाहिए, Q इंटू डी। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए जो इसका डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखा रहा है और यहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसका डायरेक्शन इसी प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए अब डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डीबाई होती है। क्या होती है? डीबाई होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। डाइपोल मोमेंट मुझे लग रहा है एकदम से रट गया होगा आप लोग को। ठीक है, डाइपोल मोमेंट मैंने पहले भी पढ़ाया था और आज रिवीजन भी आप लोग का हो रहा है। चलिए अब हम डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से डिफाइन करते हैं इसकी बात कर लेते हैं। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल एंड चार्ज ऑफ वन पोल्स। मेरे प्यारे दोस्तों इसमें बताया गया है कि किसी पोलर अथवा ध्रुवीय अणु के दोनों ध्रुवों के बीच की अंतर, देखिए इसमें बताया गया आपको कि डाइपोल मोमेंट किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और जो पीपीटी थी उसमें इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस लिख गया था तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग चेंज कर लीजिएगा वहाँ पर। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जो है पूरी तरह से डिफाइन किस प्रकार से होता है कि डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स द पोलर मॉलिक्यूल एंड चार्ज ऑफ वन पोल। ठीक है, किसी भी पोलर अथवा ध्रुवीय अणु के, किसी भी पोलर अथवा ध्रुवीय अणु के दोनों ध्रुवों के बीच की अंतर के बीच की जो दूरी होगी, उनके बीच का जो नाभिकीय दूरी होगी वो एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। अगर आप जो मैंने अभी पहले बताया है अगर इतना क्लियर कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डाइपोल मोमेंट की मैंने एक विस्तृत क्लास बता दी है आप लोग, तो वहाँ से जा करके डाइपोल मोमेंट को क्लियर कर लीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब हम बात करते हैं जो आपका अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न में आएगा, यानी कि ये आपके पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जिसे हम कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेरे प्यारे दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे। ये आपसे लॉन्ग आंसर प्रश्न में पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोग को 500 शब्दों में लिखना होगा। क्वेश्चन आप समझ लीजिए, पूछा क्या गया है, व्हाट डू यू मीन बाय वांडर वाल फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके पहले चैप्टर यानी कि मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस से आपकी जो पहली यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, अगर उससे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे तो दो ही प्रश्न बन सकते हैं। पहला है वान डेर वाल्स फोर्स और जो दूसरा प्रश्न आएगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के आएगा। क्या आएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर के आएगा। तो ये दो प्रश्न हैं, दो प्रश्न मैंने आप लोग को बता दिया है। अगर आप दो प्रश्न ये कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग आंसर टाइप में एक प्रश्न आना है इन दोनों में से, ठीक है। तो ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए प्रश्न को समझते हैं और इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है, इन सभी बातों का हम डिस्कस करते हैं विस्तृत जानकारी के साथ। पूछा गया आपसे वान डेर वाल्स बल अथवा अंतरा आणविक बल से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो वान डेर वाल्स बल आखिर में होता क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम समझते हैं। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग एमंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय वान डेर वाल्स फोर्स। सबसे पहले अगर आपसे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सबसे पहले बताएंगे वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में। इसके बाद में कितने प्रकार के वान डेर वाल्स फोर्स होते हैं इनके बारे में, इनका एक्सप्लेनेशन फिर देंगे और उसके बाद में कुछ जो एप्लीकेशन हैं उनके बारे में बताएंगे। तब आपका ये प्रश्न पूर्णतया कंप्लीट होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है और कितने पेज में लिखना है इन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रश्न को। वान डेर वाल्स बल किस प्रकार से हम आंसर राइटिंग करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आप लिखेंगे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन among the molecule of a substance like gaseous, liquid और solid are called van der Waals force और intramolecular force। यानी कि दो अणुओं ठोस, द्रव अथवा गैस के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स बल अथवा अंतरा अणुक बल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, दो अणुओं चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, इनमें से कोई दो अणु ले लीजिए और उनके बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है उसी को हम क्या कहते हैं, वान डेर वाल्स बल कहते हैं या अंतरा अणुक बल कहते हैं। दीज फोर्स आर 3 डिफरेंट टाइप्स। यानी कि अंतरा अणुक जो बल होते हैं, यानी कि जो वान डेर वाल्स बल होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो मेनली 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हैं। अब इनके हम प्रकार को बात करते हैं, ठीक है। तो वान डेर वाल्स, देखिए जो वान डेर वाल्स भाई साहब थे उन्होंने देखा 1873 में उन्होंने देखा कि ध्रुवीय अणुओं में भी आकर्षण बल पाए जाते हैं। जो ध्रुवीय अणु हैं 1873 में वान डेर वाल्स ने देखा कि जो अध्रुवीय, ध्रुवीय अणु में तो पाए जाते ही हैं, लेकिन जो अध्रुवीय अणु हैं उनमें भी जो क्या है, आकर्षण बल पाया जाता है। उनमें क्या पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है। यानी कि ये रासायनिक बलों की अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं। और जब ये दुर्बल होते हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक बल कहते हैं या वान डेर वाल्स फोर्स कहते हैं या कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम वान डेर वाल्स फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो वान डेर वाल्स बल जो हैं उनके कितने प्रकार हैं, मैंने आपको बताया कि ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला आपका हो जाएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के बल। क्या कहते हैं? द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के बल, ठीक है। यह पहला हो गया। जो दूसरा आपका है, दूसरा क्या है, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार के बल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। और जो तीसरा है उसे हम कहते हैं लंदन फोर्स। क्या कहते हैं? लंदन
फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के वान डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं। अब इनकी बात हम करते हैं, एक एक की विस्तृत चर्चा करते हैं। चलिए, जो पहला आपका है वो आपका क्या है, वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। पहला जो है वो क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है, ये कौन सा प्रकार के बल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। दीज फोर्स आर फाउंड इन पोलर मॉलिक्यूल। इस प्रकार के बल जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। पोलर मॉलिक्यूल में द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के आकर्षण बल पाए जाते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या है, जैसे कि HCl, H2O, HCl, H2O, HBr, ये सब क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं। तो द्विध्रुव जो आघूर्ण हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात में आ गई। जब भी आपसे पूछा जाए कि द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण प्रकार के बल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पोलर मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे समझते हैं। ए पोलर मॉलिक्यूल हैविंग द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड पास द परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। मेरे प्यारे दोस्तों, जो एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, पोलर मॉलिक्यूल में सेपरेट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और इनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट पाया जाता है। किसमें, पोलर मॉलिक्यूल में जो होता है। ये पोलर मॉलिक्यूल है द सेपरेट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एंड द पासेस द परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। व्हेन द पोलर मॉलिक्यूल आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर दे ओरिएंट देम in such a way the positive end of one attraction the negative end of another and vice versa। अब हम हिंदी में भी समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकार प्रकार के जो बल होते हैं, यह बल ध्रुवीय अणु में पाया जाता है, जो उनमें अस्थायी ध्रुवीयता है, जो उनमें अस्थायी ध्रुवीयता है। एक ध्रुवीय अणु के 2 अलग अलग केंद्र होते हैं, एक ध्रुवीय अणु के 2 अलग अलग केंद्र होते हैं, जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के अस्थायी द्विध्रुव से बना होता है। एक देखिए, जब भी हमने कहा था कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पर पोल बन जाए, क्या बन जाए, जहाँ पर पोल बन जाए वो पोलर मॉलिक्यूल है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव चार्ज जहाँ पर बन जाए वो क्या है, वो पोलर मॉलिक्यूल। और जहाँ पर ये पोल ना बने वो क्या है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये यही बता रहा है कि जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश अस्थायी ध्रुवीयों से बना होता है। देखिए, एक ध्रुवीय अणु जो होता है, जो एक ध्रुवीय अणु है, वो 2 अलग अलग उसके केंद्र हैं, जो धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश के अस्थायी द्विध्रुव से बना होता है। जबकि ध्रुवीय अणु एक दूसरे के पास जब आते हैं तब वो क्या करते हैं, तब वो स्वयं को इस तरह से उन्मुख करते हैं कि उनमें एक धनात्मक और एक द्विध्रुव आकर्षित करता है, साथ ही साथ दूसरे धनात्मक द्विध्रुव को आकर्षित करता है। इसी तरीके से जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ आयोजित हो जाते हैं, और इस प्रकार के जो बल होते हैं वो डाइपोल डाइपोल मूवमेंट कहलाते हैं। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कीसम बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कीसम बल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए HCl अणु में जो क्लोरीन है वो ज़्यादा वैद्युत ऋणात्मकता है। देखिए, HCl में जो है Cl के पास अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और H के पास कम है, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, क्लोरीन की क्या है, अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो थोड़ा सा जो आवेश होगा वो क्या होगा, इसके सापेक्ष में होगा। ठीक है, तो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल जो होते हैं वो किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है HCl, ये प्लस और ये नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पर अब देखिए जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है ये इन्हीं के बीच में पाया जाता है। इसी प्रकार से फाइंड करते हैं आप डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो जहाँ पर देखिए HCl मॉलिक्यूल और HCl मॉलिक्यूल के बीच में यहीं पर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन पाया जाता है। यही है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इन्हीं दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है यानी H और Cl के, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव आघूर्ण के प्रकार के बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले बल की बात करते हैं। अगला जो बल है आपका वो क्या है, अगला जो बल है वो है डाइपोल इंडक्टिव डाइपोल इंटरेक्शन, इसे कहते हैं डिबाई फोर्स। इसे क्या कहते हैं, डिबाई बल भी कहते हैं। तो ये किस प्रकार से बल होते हैं, दीज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जो फोर्स होते हैं वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल दोनों में पाए जाते हैं। ये पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पाए जाते हैं। और केवल पोलर मॉलिक्यूल में कौन सा पाया जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और अगर बात किया जाए पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल किनमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है डिबाई बल में, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल में। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव या डिबाई बल में पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, यानी कि द्विध्रुव प्रेरित डिबाई बल जो होता है वो पोलर मॉलिक्यूल में भी पाया जाता है और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि दीज फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन दैट इज द पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया, जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे कि H2N2, ये सब क्या है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, O2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। दीज पॉजिटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द मोबाइल इलेक्ट्रॉन cloud the non-polar molecule towards the itself. These the non-polar molecule becomes the polar due to induction. Due to induction, the result of polar and non-polar molecule are attract together dipole dipole induction. जब इसमें ये बताया गया है कि जब पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे पर क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव प्रकार के बल उपस्थित होंगे। हिंदी में हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। द्विध्रुव प्रेरित बल यानी कि ये बल जो होता है वो ध्रुवीय और गैर ध्रुवीय अणु के बीच का बल दर्शाता है। ये जो द्विध्रुव प्रेरित प्रकार का जो बल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच के बल को दर्शाता है। इसके बीच जो बल कार्य कर रहा है उसको दर्शाता है। तो इसके बल कौन सा बल कार्य कर रहा है, इसके बीच में द्विध्रुव प्रेरित द्विबाई बल कार्य कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय अणु के धनायन यानी कि अंत में जो गैर ध्रुवीय अणु हैं उनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आपस में आकर्षित करते हैं। जब ध्रुवीय अणु जो ध्रुवीय अणु होते हैं, जो अध्रुवीय अणु होते हैं वो ध्रुवीय हो जाते हैं, तब ये जो नीचे चित्र स्पष्ट किया गया इसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से ये जो है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके और यहाँ पर जो द्विध्रुव प्रेरित बल उत्पन्न कराता है, ठीक है। इससे सिद्ध क्या होता है, इससे ये सिद्ध होता है कि जो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु जो होते हैं वो आपस में प्रेरित द्विध्रुव आकर्षित करते हैं। जैसा कि मान लिया यहाँ पर ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब इनका जो हम दोनों अट्रैक्शन करा दिए, यहाँ पर प्लस करा दिए, तो यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हमें परमानेंट डाइपोल प्राप्त हो जाएगा। परमानेंट डाइपोल प्राप्त हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं द्विध्रुव द्विध्रुव प्रेरित प्रकार के बल या डिबाई बल कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इस प्रकार के फिगर इसी प्रकार से आपको बताना रहेगा एग्जाम्पल में, तो इसी प्रकार से आप लोग नोट करिएगा। हम तीसरे इंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तीसरा इंस्ट्रक्शन ये है तत्कालिक बल, जिसे हम लंदन फोर्स के नाम से जानते हैं। जिसे क्या जानते हैं, लंदन फोर्स के नाम से हम जानते हैं, लंदन बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये फोर्स आखिर में कहाँ पाया जाता है इसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो फोर्स होता है ये केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। ये केवल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। जैसे हम बात कर ले नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जहाँ पर पोल ना बने, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो क्या इसमें पोल बन रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास
क्या होगा, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको पोलर मॉलिक्यूल याद करना है तो यहाँ पर पोल बनना चाहिए। जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ HCl, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो यह नेगेटिव चार्ज जो है Cl के पास, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके पास अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पोल बन रहा है। तो ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो अगर हम बात करें लंदन फोर्स की, तो लंदन फोर्स जो है पूर्णतः कहाँ पाया जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो जो लंदन फोर्स है ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, जिसे हम डायटोमिक गैस कहते हैं। लाइक ये डायटोमिक गैस में भी पाया जाता है, जैसे कि H2O2 Cl2 N2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके। यानी कि जो इस प्रकार के ध्रुवीय ये जो बल होता है, ये ध्रुवीय अणु या द्विपरमाणु गैस में भी पाया जाता है, जिसे हम H2O2 Cl2 N2 इत्यादि में पाया जाता है। साथ ही साथ ये एक परमाणु नोबल गैस में भी पाया जाता है, यानी कि ये नोबल गैस में भी पाया जाता है। लंदन फोर्स जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पाया जाता है, द्विपरमाणु गैस में पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं डायटोमिक गैस। साथ ही साथ इनर्ट गैसों में भी ये यानी कि लंदन फोर्स पाया जाता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इनर्ट गैस की। तो इनर्ट गैस कौन कौन से होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, ETC, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं तो हैं गैस, तो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा विस्तृत जानकारी करेंगे इसके बारे में, और क्लास को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। और जो इम्पॉर्टेंट आपके थे उसको मैंने आप लोग को बता दिया है। साथ ही साथ चलते हैं, देखिए जो आपका अध्रुवीय परमाणु है, यानी ए नॉन पोलर एटम और मॉलिक्यूल हैज द पॉजिटिव सेंटर एंड एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड मूव अराउंड द सिमेट्रिकली, यानी कि एक ध्रुवीय परमाणु अथवा अणु में एक पॉजिटिव केंद्र और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसके चारों तरफ सममित होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। साथ ही साथ बोथ ऑफ दीज आर इन इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों इस प्रकार से संतुलन में होते हैं, दोनों इसी प्रकार से संतुलन में भी होते हैं। ठीक है, इट इज द परस्यूट दैट सिमेट्रिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड becomes the unsymmetrical for the functional of second as the result of it। मेरे प्यारे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आप लोग के। चलिए हिंदी में आपको समझा देते हैं और इसको आप लोग को लर्न करना है। इसका एग्जाम्पल किस प्रकार से है इसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैं बात कर लूँ, एक अध्रुवीय परमाणु अथवा अणु में एक पॉजिटिव केंद्र और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, जिसके चारों तरफ सममित होता है। दोनों इस प्रकार संतुलन में होते हैं, दोनों इस प्रकार संतुलन में होते हैं। माना जाता है कि यदि सममित क्षण जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का हो जाता है और एक क्षण में जो उसके मिश्रण होते हैं वो असम्मित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि अणु जो है वो परमाणु का एक अनंत धनात्मक तथा दूसरा अनंत ऋणात्मक हो जाता है। यह ध्रुवीय प्रेरित एक तत्क्षणिक ध्रुवीय स्थायी हो जाता है और एक अणु या परमाणु के दूसरे तरफ आकर्षित होकर के एक प्रकार का आकर्षण बल बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं लंदन फोर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं। और इन सभी का जिम्मेदार कौन होता है, इन सभी का जिम्मेदार होता है संघनित गैसों के लिए प्रेरित द्विध्रुव में जो आकर्षण बल है वो जिम्मेदार होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको इतना लर्न कर लेना है। अगर आप इतना नहीं लिख पाते हैं ये चीज़, यानी ये पूरी डिफिनेशन अगर आप नहीं बता पाते हैं इसके बारे में, तो आपको इतना तो बताना ही है, इतना मेन टॉपिक है, इसको बताइए, इसके बाद में एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर इतना भी लिख देते हैं तो कुछ ना कुछ आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये भी क्या है, एक प्रकार के नॉन पोलर। जब ये क्या करेंगे, दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एक प्रकार का जो बल बनेगा, इसे हम कहते हैं लंदन फोर्स कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा। पहला जो पॉइंट है इसको देख लीजिए, दिया गया है ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल विथ ए पॉजिटिव सेंटर सराउंडेड बाय सिमेट्रिकल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल टेम्परेरली, और तीसरा है क्रिएट इन इट द इंड्यूस्ड डाइपोल। इतना
3 टॉपिक अगर तैयार कर लेते हैं, इन 3 टॉपिकों को आप लिख देते हैं एग्जाम में और ये फिगर बना देते हैं, तो आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और कंप्लीट नंबर भी आपको एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम इसके वंडरवॉल की विशेषता के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वंडरवॉल बल, आपको पूर्णतः मैं आपको वंडरवॉल 4 साथ कंप्लीट करा दे रहा हूं और इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर क्लास के बाद मिल जाएगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। चलिए हम बात करते हैं वंडरवॉल की बल की विशेषता के बारे में। देखिए पहला है दीज फोर्स आर ओनली शॉर्ट रेंज फोर्स, ये बल जो होता है वो शॉर्ट रेंज का बल होता है। इट इन द सिंपल मॉलिक्यूल दे आर इम्पॉर्टेंट अप टू 10⁻⁻⁻ सेंटीमीटर, यानी इस बल की सीमा बहुत कम होती है, सामान्य अणुओं में 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक ही महत्वपूर्ण होती है। यानी सामान्य अणु की बात किया जाए तो उसमें 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और इसकी सीमा जो होती है वो कम होती है, इसकी लिमिट जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। दूसरा हम देखते हैं कि इसकी विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरा है दीज फोर्स आर मच वीकर देन कोवैलेंट एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ये संयोजक और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा दुर्बल होते हैं। ये संयोजक कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज़्यादा दुर्बल होते हैं। सिंस द वंडरवॉल फोर्स आर इजिली ओवरकम, इसीलिए वंडरवॉल बल जो है आसानी से काबू में आ जाता है। ठीक है, द कंडेंसेशन गैस रेडली वेपराइज मॉलिक्यूलर कोवैलेंट्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो। देखिए इसमें बताया गया है कि गैस जो है वो आसानी से इसीलिए जो संघनित गैस होते हैं वो आसानी से वाष्पीकृत हो जाते हैं और अणुओं को जो नया रूप है, जो नया उनके मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उनको प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये है वंडरवॉल बल की विशेषता। तो इतनी बात हमने आज की इस क्लास में डिस्कस की। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पूर्णतः जो आपके पहले चैप्टर था, आपका जो पहला चैप्टर था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, आपके महत्वपूर्ण टॉपिक थे, उनका डिस्कशन मैंने आज की इस क्लास में कर लिया है। अगर आप ये क्लास पूर्णतः तैयार कर ले जाते हैं तो आपके पेपर में इससे बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा अगर आपके एग्ज़ाम में आना है। दूसरी बात, मैंने लॉन्ग आंसर टाइप में बताया है कि इस प्रश्न से एक क्वेश्चन छूट रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी क्लास मैंने ऑलरेडी आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। तो आप लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लियर कर लीजिएगा। कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों हम दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास के बारे में अपनी राय जरूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और साथ ही साथ अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, तो आप कॉल करके 9984947535 पर कॉल करके और आप लोग अपना नाम कन्फर्म कराइए और आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहेगा और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका PDF तो टेलीग्राम पर मिलता है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, गर्ल्स चाहे बॉयज़ हों, वो सभी लोग कॉल करके आप अपना नाम ज़रूर कन्फर्म कराएं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पर संपन्न करूंगा और मिलूंगा अगली क्लास में। साथ ही साथ आपकी जो क्लास जूलॉजी और बॉटनी की चलनी है उसके बारे में आपकी क्या राय है, आपकी टाइमिंग आप लोग मैनेज करेंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइए, ताकि आज ही क्लास स्टार्ट करनी है, क्योंकि आज तो हो नहीं पाएगी, कल से संचालित की जाएगी। जल्दी ही आप लोग का पेपर भी हो रहा है। जैसे बात कर लूँ मैं DDU यूनिवर्सिटी की, तो 24 तारीख से आप लोग का पेपर है, तो मैं चाहता हूँ कि आपका मॉडल साल पेपर मैं प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी ही बताइएगा। कल 6 बजे आपकी बॉटनी की क्लास होनी है और आप लोग टाइमिंग से अगर दिक्कत है तो टाइमिंग के लिए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।